हाँ, क्या पढ़ा था लास्ट टेंथ पे? डाइपोल मोमेंट हो गया था। कुछ होमवर्क दिया था क्या? दिया था ना? करके लाए हो क्या? नेक्स्ट डे। अच्छा चलो तो फिर आगे पढ़ते। अच्छा, पेपर में कोई डाउट नहीं है? डिस्कस करना है क्या? किसको करना है? चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव की फुल फॉर्म होती है, इधर देख लेना, डोनर एक्सेप्टर थ्योरी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर थ्योरी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। अभी तक हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग बोलने से अच्छा होता है, जैसे मैं अपन बार बार बोलते हैं कि इक्वल शेयरिंग बोलो। क्या बोलो? तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो किस तरीके से बनता है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म के अंदर हमने देखा, डोनर एक्सेप्टर, राइट। डोनर एक्सेप्टर, तो यहां पर दो टर्म निकल के आती है कि कुछ ना कुछ होगा जो डोनेट करेगा, यानी एक तो डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा, और इनके बेस पर ही एक थ्योरी बनती है इसी को ही बोला जाता है डेटिव। क्या बोला जाता है? डेटिव। तो डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, अब डोनर होगा तो क्या डोनेट करेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो डोनर होगा वो डोनेट करेगा लोन पेयर, और एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा तो किसमें करेगा? लोन पेयर को तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट किसमें करेगा? तो वो करेगा वेकेंट ऑर्बिटल में। चलो इसको डिटेल में समझते हुए अपन चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा NH3 और NH3 के अंदर H प्लस को ऐड किया। ठीक है, NH3 के अंदर H प्लस को ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH4 प्लस में। NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो NH4 प्लस का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, वहां से सारा बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। NH3 के अंदर हम H प्लस को ऐड कर रहे और NH3 के अंदर H प्लस को ऐड कर रहे हैं तो इस H प्लस को बोला जाता है प्रोटॉन। क्या बोला जाता है? और H प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है प्रोटोनेशन। क्या नाम होता है इसका? प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अब एडिशन कैसे होता है? सबसे पहले मैं NH3 का यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं और NH3 का आपको सबको मालूम है कि कैसा होता है? पिरामिडल। कैसा होता है? पिरामिडल। ठीक है, अब NH3 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में हम देखते हैं कि NH3 के पास में NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है या नहीं है? है। यानी NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरी बात कि यहां पर हमें देखना है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक तो है डोनर एटम, दूसरा है एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम क्या डोनेट करेगा? तो डोनर एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा। डोनर एटम
लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब डोनर एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा तो सिंपल वे में अपन समझते हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में 50 रुपए, कितने रुपए, और 50 रुपए हैं और तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खाना है ना, और 50 रुपए में मिनिमम 50 रुपए में एक थाली आती है, ठीक है। रास्ते में कोई भिखारी मिल गया, उसको भी भूख लग रही है, उसने बोला कि भाई 50 रुपए दे दे यार, तो तुम क्या बोलोगे, भाई मेरे को भी तो भूख लग रही है, तेरे को तो कोई और दे जाएगा, मेरे को कौन देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे पास केवल 50 रुपए ही रहे और सामने से किसी ने मांग लिया तो तुम नहीं दोगे। अरे नहीं दोगे, नहीं दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास सिंपल सी बात है कि सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है। अगर बाय द वे तुम्हारे पास जेब में 500 रुपए होते, कितने रुपए, और कोई भिखारी आके बोलता कि ले भाई 50 रुपए दे दे यार, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाना है, खाना खाना है, तो तुम सोचते एक बार को कि दे देते हैं, पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब दे देंगे, कुछ तो होंगे ऐसे, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को आप दे सकते हो। बात आई समझ में? कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होगा तभी तो आप सामने वालों को दोगे। अगर आपके पास खुद के पास ही पैसे की डेफिशिएंसी है, अगर आपके पास खुद के पास ही 50 रुपए ही है, या मान लो जेब भी खाली है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि किसी से उधार लाकर उसको सामने वाले को पैसे देके जाओगे। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि जो डोनर एटम होगा, उस डोनर एटम के पास में सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, और डोनर एटम के पास में सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब हम उसको बोलते हैं सफिशिएंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे एक टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, याद आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, और इक्वल टू 8 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इक्वल टू 8 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। यानी कि अगर कोई भी डोनर एटम है, डोनर एटम की तरह काम करना है, लोन पे डोनेट करना है, तो उसके लिए उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और सफिशिएंट अमाउंट का मतलब होता है इक्वल टू 8, इक्वल टू। तो डोनर एटम की कंडीशन यह है कि उसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और साथ के साथ उसका ऑक्टेट भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बात आई समझ में? पक्का? तो यह कंडीशन हमें सब जगह चेक करनी पड़ेगी कि लोन पेयर प्लस ऑक्टेट कंप्लीट। अब मान लो कि कोई प्रोफेशनल भिखारी है, तो प्रोफेशनल भिखारी क्या लेके बैठता है, कटोरा, कटोरा, और कटोरा भी क्या है कि खाली होता है तो थोड़ा सा रहम आ जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर उसके कटोरे में मान लो 100 रुपए पड़े हुए हैं, वो बोले कि 50 रुपए दे दे, खाना खाऊंगा, तो तुम बोलोगे सो इधर दे दे, 50 ले दे, तो उसका कटोरा कैसा होना चाहिए? यानी कि जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर उस लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो किसमें एक्सेप्ट करेगा, ऑर्बिटल में, और वो ऑर्बिटल कैसा होगा, खाली। क्लियर है बात? तो जो एक्सेप्टर है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो डोनर है उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन, मतलब इक्वल टू 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, साथ के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो कहीं पे भी अपने को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो तो इस कंडीशन को स्पेशली देखा जाता है। ठीक है, चलो इस कंडीशन को देखा जाता है तो सबसे पहले हम कंडीशन को देखते हैं। हम चेक करते हैं कि NH3 के अंदर क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे चेक करेंगे? चाहे तो हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के अकाउंट पे काउंट होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि NH3 है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 5, और साइड एटम कितने, इक्वल टू 8, का मतलब ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो डोनर एटम है उसकी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? अब हम आते हैं एक्सेप्टर पे। एक्सेप्टर पे आते हैं तो यहां पे हमने लिखा है H+।
H प्लस लिखा है तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यही होता है। और अगर H प्लस की बात करते हैं तो H प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है तभी तो H प्लस में कन्वर्ट होगा, और H प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहां पर 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1s0, और 1s0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। 1s0 है, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। बात आई क्या समझ में? अब इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। और डोनेट करेगा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये NH3 ऐसा का ऐसा है, इसके पास में ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, H प्लस को। किसको कर रहा है, H प्लस को, और H प्लस को डोनेट कर रहा है तो इस तरीके से हम एरो का साइन बना देते हैं, और एरो का साइन बनाने के बाद में एरो का साइन रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, H प्लस को, और 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिए हैं तो हमने इसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, और एरो का साइन ये बताता है कि जो डायरेक्शन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो डायरेक्शन होगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, और डायरेक्शन होगा डोनर टू एक्सेप्टर, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। और अगर पूछा जाए डायरेक्शन किधर से किधर होगा तो आप क्या बोलोगे, डोनर टू एक्सेप्टर। तो मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। आई क्या बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब तुमने एक टर्म सुनी होगी, लुईस एसिड लुईस बेस, है ना। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा वही तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा वही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है या जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसको बोला जाता है लुईस एसिड। क्या बोला जाता है, या अगर सिंपल वे में बात करें तो एक्सेप्टर को हम बोलेंगे लुईस एसिड, और डोनर को हम बोलेंगे, एक्सेप्टर को लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा। वो कौन सा होगा, लुईस बेस। तो अगर आपसे पूछा जाए लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन होगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। क्लियर है यहां तक? चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपने NH3 के अंदर H प्लस को ऐड किया यानी प्रोटोनेशन करवाया, तो प्रोटोनेशन कराने पर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। NH3, सबसे पहले बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और लोन पेयर 1, sp3 और 1 लोन पेयर, शेप कैसा होगा, पिरामिडल, और पिरामिडल शेप होगा। और जब ये NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है तो NH4 प्लस में कन्वर्ट होने के बाद में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अच्छा मेरी बात सुनना, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पे सिंगल बनता है तो उसको भी सिग्मा ही काउंट किया जाएगा। क्या काउंट किया जाएगा, सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है ना। आगे तुम क्या करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तब, कि बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे ही छोड़ दोगे। बात आ रही है मेरी समझ में? तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये इसके लोन पेयर की वजह से ही बना है। तो यहां पर अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 लोन पेयर 0 और sp3 लोन पेयर 0, तो शेप टेट्राहेड्रल। बात आई समझ में? तो अगर प्रोटोनेशन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन कराने पर हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा है, लेकिन शेप चेंज हो गया। शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है? अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि NH3 से NH4 प्लस में कन्वर्जन हुआ तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आया,
हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो कौन सा फैक्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर है 1, यहां पर लोन पेयर है 0, तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल। तो NH3 से NH4 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आया, तो NH3 से NH4 प्लस में कन्वर्ट होता है, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया समझ में, चेंजेस आ गए समझ में, तो लिखो फिर। अच्छा, अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है, डोनर का मतलब कौन, NH3, तो अपन यहां पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो NH3 है ये लुईस बेस है ना, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो H प्लस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड लुईस बेस के 2-3 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाली एक्सरसाइज में। और दिवाली वाली बढ़िया, घर वालों ने घर जाते ही धुनाई तो नहीं करी तुम्हारी, सब अच्छे से निपट गया ना है। तेरी तो रोज ही धुनाई होती होगी। हाँ, क्या पूछना क्या चाह रहा है, वेकेंट और वाइटल है ना, जाएंगे तो दो ही जाएंगे। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लेता तो सिंपल शेयरिंग कर लेता जैसे यहाँ पे हो रही है। बाकी इनऑर्गेनिक में तुमने यार गजब करा है, मतलब अच्छा ही किया है तुमने यार। अरे फीडबैक अलग चीज होती है, तो कैसी बातें करता है रे। मैं माइनर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तुमने जो परफॉर्म किया ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भी कैसी बातें करने लग जाता है। और तू वहां घर से भी बेटा 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 डाउट पूछता रहता है इसके ऊपर। मैं क्लास में देता हूँ तेरे को। क्लास में देता हूँ, क्लास में नहीं देता तो ऑनलाइन कैसे दूंगा यार, तू ही सोच यार। काहे नहीं देते हैं।
सबसे इजी बॉन्ड है ये, सबसे इजी बॉन्ड है। बस इजी इसलिए है कि बस ये मालूम चल जाएगी कहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बाकी ऐसे अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि प्रोटोनेशन पे क्या चेंजेस होंगे तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। NH3 का डायरेक्टली हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, NH4 प्लस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लोन पेयर भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, शेप भी बता सकते हैं। चलो देख लिया। चलो इधर देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है H2O, ठीक है। इस H2O के अंदर H प्लस को ऐड करते हैं, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O प्लस में, और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। अब देखते हैं कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, कंडीशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले H2O की बात करते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, कैसा बनता है? और H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है तो देख के बताओ कि ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? कंप्लीट है क्या? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। साइड एटम कितने हैं? 2, इक्वल टू, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब ऑक्टेट तो कंप्लीट है, क्या लोन पेयर भी प्रेजेंट है क्या? तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब डोनर एटम की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। डोनर एटम की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और डोनर एटम की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो डोनर एटम को क्या बोला जाता है? लुईस एसिड या लुईस बेस? तो ये H2O किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह, राइट। H प्लस, अभी हमने देखा कि H प्लस के पास में 1s0 होगा, 1s0 होगा, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो H2O के अंदर ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा, किसको? H प्लस को। किसको कर देगा? H प्लस को। और एक लोन पे डोनेट किया है, एक ही लोन पे डोनेट किया है, तो अभी एक लोन पेयर तो बचा हुआ है, और एक लोन पेयर बचा हुआ है तो ऐसा क्या बन जाएगा? H3O प्लस बन गया। ये जो H प्लस होगा ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए H2O से H3O प्लस में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 लोन पेयर, sp3 टू लोन पेयर शेप, और V शेप के बाद में प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो ये कैसा होगा? प्लेनर, राइट। और जैसे ही H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 प्लस 1 4, 4 का मतलब sp3, और लोन पेयर कितना है? 1। sp3 1 लोन पेयर, शेप पिरामिडल, और पिरामिडल शेप है तो प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो ये कैसा होगा? नॉन प्लेनर, राइट। और अगर H2O से H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आया? पहले 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, यहां पर 2 लोन पेयर है, यहां पे 1 लोन पेयर है। अगर लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल, और लोन पेयर कम होते हैं तो बॉन्ड एंगल, यानी H2O से H3O प्लस में बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बात आई समझ में? अब ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्वेश्चन को अपन कितना भी टफ बना सकते हैं। लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें कि H2O से H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ तो प्लेनरिटी में क्या चेंज हुआ, तो आप बोलोगे पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि प्लेनरिटी में क्या चेंज हुआ, बॉन्ड एंगल में क्या चेंज हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ, शेप में क्या चेंज हुआ, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो आगे बढ़ते हैं फिर। पहले ये लिख लो, फिर मैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता हूं।
हाँ हो सकता है। क्या बना रहा है तू? H4O, H4O। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो केवल एक ही लोन पेयर दे सकता है, एक से ज्यादा नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम H3O प्लस ही बनता है। फिर इसके अंदर पूरा का पूरा H2O आएगा, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो H5O2 प्लस बनेगा। फिर अगर एक और आएगा तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब H2O ही आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अभी पढ़ेंगे उसको भी अपन, पूरा ही टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो लिख लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक टर्म यहां पर समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा फ्लोरीन, सिंपल फ्लोरीन है, ठीक है। सिंपल फ्लोरीन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फ्लोरीन सिंपल फ्लोरीन है, कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या ये लोन पे डोनेट कर सकता है? क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है लोन पे डोनेट करने के लिए। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा F माइनस, तो F माइनस से आप क्या समझते हो? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो अब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो सिंपल फ्लोरीन अगर हुआ विदाउट चार्ज तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, मतलब लुईस बेस की तरह काम नहीं करेगा। और अगर F माइनस हुआ तो ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। बात आई समझ में? चाहे F माइनस हो, चाहे Cl माइनस हो, चाहे Br माइनस हो, चाहे I माइनस हो, सबका फंक्शन सेम होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा BF3, ठीक है। BF3 के अंदर F माइनस को ऐड किया, BF3 के अंदर F माइनस को ऐड किया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नया फॉर्मूला क्या बनेगा? BF4 माइनस। अब BF4 माइनस बनेगा तो हमसे पूछा जाए कि BF4 माइनस के फॉर्मेशन में या BF4 माइनस के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि F माइनस है, F माइनस है यहां पर, तो मतलब कि लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसका मतलब F माइनस जो है वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कर सकता है। अब बात आती है BF3 की, कि BF3 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं छोटा सा डिटेल मेथड, लेकिन उसको अपन यूज में नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें बोरोन की, BF3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। अब बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p1, है ना। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे F माइनस है, F माइनस के लिए तो हमने देख लिया कि लोन पेयर वोन पेयर सब बराबर है ना, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसका मतलब F माइनस तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है।
अब हम ये चेक कर रहे हैं कि डोनेट तो कर सकता है, लेकिन क्या BF3 उसको एक्सेप्ट कर सकता है? तो BF3 किस में एक्सेप्ट करेगा? और वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं BF3 के अंदर की बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। ठीक है, अब बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। क्या चेक कर रहे हैं? वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। 2s के अंदर तो है 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, BF3 बना हुआ है, और BF3 बना हुआ है तो BF3 के अंदर बोरोन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं? 3। और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो कितने अनपेड चाहिए? 3 ही अनपेड चाहिए। और 3 अनपेड चाहिए तो हम 2s से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के कहां भेज देंगे? 2p में, राइट। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 फ्लोरीन इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो बचा ये क्या बचा? वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हमें यह मालूम चल गया कि बोरोन के पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर अपन नहीं कर सकते हैं, तो एक सिंपल सी लाइन अपन ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कोई सा भी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऑलवेज लुईस एसिड की तरह काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के पास में हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, तो कैसे मालूम करोगे? कि बोरोन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 3। और साइड एटम कितने हैं? 3। और 3 + 3 = कितना हुआ? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कोई सा भी हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कोई सा भी हो, किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। ठीक है बात। अब BF3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो BF3 में आपने देखा एक वैकेंट ऑर्बिटल है। कितना वैकेंट है? एक। ऐसे और भी तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और भी तो हो सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ही मालूम करेंगे कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मेनली अपने को ये सेकंड पीरियड में देखना होता है, थर्ड पीरियड से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं BF3 की, तो सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। बोरोन कौन से पीरियड में? और बोरोन सेकंड पीरियड में आता है, तो सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 4। मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। और सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बना सकते हैं, तो BF3 के अंदर बोरोन ने कितने बनाए? 3 बनाए। और 3 बनाए तो बना तो कितना सकता है, लेकिन बनाए कितने हैं? इसका मतलब कितना वैकेंट है? बात आई समझ में? जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं BeF2। अब BeF2 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। कौन से पीरियड में? और सेकंड पीरियड में है। और सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितने? और मैक्सिमम 4 बना सकते हैं, यहां पर कितने बनाए? और 2 बनाए। इसका मतलब कितने वैकेंट होंगे? बात आई समझ में? तो हम डायरेक्टली ही फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अच्छा, ये यहां पे तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। बोलो यस सर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब हम डायरेक्टली ही आइडेंटिफाई करेंगे कि BF3 है। BF3 है, इसका मतलब सेंट्रल एटम बोरोन है, मैक्सिमम 4 बना सकता है, करंट में 3 बना रखे हैं, इसका मतलब एक क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है? अब वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टर है उसके पास वैकेंट होना चाहिए, और जो डोनर है उसके पास लोन पेयर प्लस ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो डोनर का तो आपको मालूम चल चुका है कि F- क्या है? डोनर एटम, यानी ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह। ठीक है, और BF3 कैसे? लुईस एसिड क्यों? कितना वैकेंट होगा? एक वैकेंट होगा, यानी लोन पेयर को ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? अच्छा, लोन पेयर को एक्सेप्ट भी सेंट्रल एटम ही करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये फ्लोरीन व्लोरीन अगल बगल वालों से कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्ट कौन करेगा? सेंट्रल एटम। और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की जो भी बात करेंगे वो केवल किसके लिए करेंगे? सेंट्रल एटम के लिए। साइड वाइड वालों से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। अब ये तो बात रही सेकंड पीरियड की। अगर सेकंड पीरियड में आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड होगा, और अगर 3 बना रखे हैं सेकंड पीरियड वाले ने तो 1 वेकेंट होगा, और अगर 2 बना रखे हैं तो 2 वेकेंट होंगे, राइट। अब बात आती है थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड से हमें कुछ सोचने की जरूरत थी, क्योंकि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड सभी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उन सबके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा PCl5, ठीक है। अब PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कौन से पीरियड में? और थर्ड पीरियड में तो सोचने की जरूरत, क्योंकि थर्ड पीरियड वालों के पास में सबके पास क्या होगा? और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब ये इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। क्लियर है? तो आपको जो भी सोचना है वो किस में सोचना है? सेकेंड पीरियड में। क्या सोचना है ये मालूम चल चुका है, ठीक है। अब जैसे ही BF3 के अंदर हमने F माइनस को ऐड किया तो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस नजर आए। BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, F माइनस को इसके अंदर ऐड किया तो डायरेक्शन किधर से किधर आएगा? डोनर टू एक्सेप्टर। और डोनर टू एक्सेप्टर आएगा तो डोनर कौन है? F माइनस। और एक्सेप्टर कौन है? बोरॉन। क्योंकि इसके पास कितना वेकेंट है? 1 वेकेंट है। तो F माइनस ने अपना लोन पे डोनेट किया किसको? बोरॉन। और F माइनस ने अपना लोन पे डोनेट किया बोरॉन को, तो डायरेक्शन हमने किधर से किधर बना दी? डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, राइट। लोन पेयर, लोन पेयर, और शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और जैसे ही BF4 माइनस में कन्वर्ट हुआ तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 लोन पेयर, sp3 लोन पेयर 0, तो शेप टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल होगा तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होगा, इधर लाइन जगह नहीं बची यार, मैं इधर ही कर देता हूं, थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होगा? अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, sp2 sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120, राइट। अभी क्या हुआ? और sp3 में 109.28 मिनट, राइट। तो 120 से 109, इसका मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज और डिक्रीज। तो BF3 से BF4 माइनस में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। अच्छा, ये बहुत सेलेक्टेड एग्जांपल होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, ज्यादा एग्जांपल नहीं होते हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाले कॉमन टेस्टों में और मेजर माइनर टेस्टों में पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कम से भी कम 5-6 बार मिलेगा, चाहो तो रट लेना इसको। 14 को ये नहीं आ रहा ना, चैप्टर ही नहीं आ रहा ये वाला। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को ही रट लेना कि BF3 से BF4 माइनस में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड एंगल में किस अमाउंट से चेंज आता है? किस अमाउंट से चेंज आता है? अमाउंट। तो पहले 120 था, अब 109 हुआ, इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है 11 डिग्री का चेंज आता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, तो 11 डिग्री से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस लाइन को बिल्कुल याद कर लेना, हाँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो क्या फिर भी डाउट आ जाते तेरे? फिर मैं बोलता हूँ डाउट आ गया तो बोलता है काहे नहीं आएगा? आएगा डाउट। अच्छा, कौन लुईस एसिड, कौन लुईस बेस?
F माइनस लुईस बेस और BF3। अच्छा लाइन को पहले लिख लो फिर कॉपी की छत पे लिखेंगे लाइन। हाँ कहीं से भी बन सकता है, कोई सा भी फ्लोरीन हो सकता है, अपन को तो एक बनाना है। तो चारों आइडेंटिकल रहेंगे ना, सेम रहेंगे ना। हाँ लुईस बेस नहीं, ऐसे जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल है ना, एक वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तो बात कर रहा है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइड्रोजन ही तो होगा। सिंपल है। हम्म। नहीं, अब जैसे H माइनस है तो सिंपल H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल कितने हो गए, दो, तो लुईस बेस की तरह काम कर लेगा। देख लिया। चलो अब ये वाला एग्जांपल तुम करना। BeF2, इसके अंदर दो F माइनस को ऐड किया, यह कन्वर्ट हो गया BeF4 - 2 में। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह बना के सोल्व करना, जैसे अपन ने सारे एग्जाम्पल किए हैं, डायरेक्टली तो अपन कर ही सकते हैं। क्या क्या चेंजेस होंगे, शेप में क्या होगा, एंगल में क्या चेंज होगा, कौन लुईस एसिड होगा, कौन लुईस बेस होगा। एक टाइम हुआ करता था जब जैसे ही दिवाली के बाद बच्चे आते थे ना, तो मुश्किल से क्लास में, जैसे कल तक छुट्टियां थी ना, आज अपनी फर्स्ट क्लास है दिवाली के बाद, तो मुश्किल से सात आठ बच्चे हुआ करते थे, छठ बनाकर आते थे। ओ मतलब ये मान के चलो कि ये वीक तो ऐसे ही चलता था बिल्कुल। और उसके बाद छठ बना के वो आते थे, लेकिन तुम्हारा जो जोश है पढ़ने के लिए, काबिल तारीफ। तू नहीं बना के आया क्या छठ? यहाँ तो क्या हुआ?
BeF2sp2 sp होगा ना यार, भूल गया तो दिवाली की छुट्टियों में सब हो गया। क्या कर रहे हो? प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह बना के करना, जैसे अपन ने बाकी किए हैं वैसे ही करना। अरे वो एरो एरो तो बना बराबर है, आराम से कब बनाएगा? सारे के माइनस लगा देना, एक मत छोड़ना एक भी माइनस लगाने में, वो चारों के माइनस जा लगाए। चलो देखते हैं BeF2। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या होगा। अपन चाहे तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको बनाने से फायदा ये होगा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। मॉड्यूल में दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वहां पे तो मालूम करना ही पड़ेगा ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। वो डायरेक्टली मालूम नहीं चलता है कि देखते कंपाउंड है और आपने बता दिया। मेरी बात आ रही है समझ में? तो जैसे मान लो कि BeF2 है, BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, राइट, लोन पेयर 0। और जब ये BeF4 - 2 में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होने के बाद में sp3 लोन पेयर, sp लोन पेयर 0 तो इसको बोलेंगे लीनियर, sp3 लोन पेयर 0 तो इसको बोलेंगे, पहले कैसा था? प्लेनर, अब कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले बॉन्ड एंगल कितना था? sp लीनियर 180, sp3 लोन पेयर 0 109.28 मिनट, यानी बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आया? इंक्रीज और डिक्रीज? तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? डिक्रीज। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल हो गया डिक्रीज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का हमें पूरा फॉर्मेट आना चाहिए, ये तो आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कहीं कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। बाकी की बातें कि कौन लुईस एसिड होगा, कौन लुईस बेस होगा, किसके पास कितने वैकेंट होंगे, बात आ रही है समझ में? तो जैसे BeF2 की अगर हम बात करते हैं, तो क्या BeF2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, साइड एटम 2, 2 + 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपसे पूछा जाए कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब लुईस एसिड की तरह काम करेगा, है ना। लेकिन कितने वैकेंट होंगे? 2 वैकेंट होंगे, क्योंकि बना कितने सकता है? 4, बनाए कितने हैं? 2, यानी कि कितने वैकेंट हो गए? 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। हो गए? इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट, पक्का। अब इसके अंदर 2F- को ऐड किया, तो एक फ्लोरीन एक लोन पेयर देगा, 2 फ्लोरीन 2 लोन पेयर देंगे, यानी यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? BeF, राइट। एक F- ने यहां से लोन पेयर दिया, एक F- ने यहां से लोन पेयर दिया, इस तरीके से यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए? 2। बात आ गई समझ में? कोई डाउट इसमें? पक्का। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसी से अपना काम चल जाएगा, पूरी प्रोसीजर अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके, कि लुईस एसिड लुईस बेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लिखो, कॉपी की छत पे लिखना, और बहुत अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखना। लिखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स always 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 act as a always act as a Lewis acid।
ऑलवेज एक्ट एज अ लुईस एसिड, राइट। और सेकंड पॉइंट लिखना, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई सा भी हो, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स compounds act as a Lewis acid, due to presence of vacant d orbital, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल अपन करते हैं, मैंने यहां पे लिखा PCl5, अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। PCl5 सेंट्रल एटम, लोन पे डोनेट भी कौन करेगा? सेंट्रल एटम। एक्सेप्ट भी कौन करेगा? सेंट्रल एटम। तो PCl5 फॉस्फोरस है कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में, मतलब कि थर्ड पीरियड का है, मतलब कि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा Cl माइनस, है ना। अब Cl माइनस जैसा F माइनस वैसा Cl माइनस, तो PCl5 तो लुईस एसिड और Cl माइनस लुईस बेस, और PCl5 के अंदर Cl माइनस को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PCl6 माइनस में, और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ, शेप में क्या चेंज हुआ। अब जैसा कि आपको मालूम है कि PCl5 में दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक तो होता है इक्विटोरियल 120 वाला, एक होता है एक्सियल, है ना। जैसे अगर अपन बात करें PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d, राइट। और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हुआ sp3d2। तो क्वेश्चन को कितना ही कॉम्प्लिकेटेड बना ले, जैसे मान लो कि इसमें आपको पूछा जाए कि इक्विटोरियल एंगल, इसमें कौन सा? इक्विटोरियल एक्सियल दोनों 90 होते हैं, यहाँ पे इक्विटोरियल कितना होता है? 120। याद आ रहा है कुछ? तो कितना ही टफ बना ले कि इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल में क्या चेंज हुआ, तो एक बार को ऐसा लगेगा कि कैसा क्वेश्चन है ये। बात आ रही है समझ में कि इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल में क्या चेंज हुआ, या फिर मान लो कि बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज हुआ, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, सब कुछ पीछे से लिंक है ना। और कितना ही टफ क्वेश्चन पूछ ले, अगर अपने बेसिक क्लियर है तो अपन उस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे ना। बात आ रही है, इतना टफ पूछता नहीं है, ठीक है, पूछता नहीं है। पूछेगा तो सिंपल सा पूछेगा कि NH3 से NH4 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो बता दो सिंपल सा कि शेप वगैरह में क्या चेंज हुआ। लेकिन अगर हाई फाई क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि पूछ सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पूछ भी लिया, एक आधा क्वेश्चन टफ आता है, ये बात तुम भी जानते हो, ठीक है। ये मान के चलो कि जो नीट का पेपर होता है उसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, बहुत ज्यादा टॉपर, वही कर पाता है उन क्वेश्चन को। क्यों कर पाता है? क्योंकि सोच वही पाता है वहां तक, जिसके बेसिक क्लियर होते हैं, जो वहां तक सोच पाता है। जैसे मैंने बोला इक्विटोरियल एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो अब वो आपको सोचना पड़ेगा किसकी बात करता है। तो आप वहां तक कब सोच पाओगे? जब आपके बिल्कुल बेस क्लियर होगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर बेस क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले, सबके आंसर अपन दे सकते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 खोलना। आंसर कोई नहीं बोलेगा, चारों एग्जाम्पल को अच्छे से सोल्व करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 और क्वेश्चन नंबर 6060। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। 6060 फोर्थ फोर्थ अरे आया क्या आंसर? या सोल्व कर रहे हो अभी, या क्वेश्चन में डूब गए?
क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? लुईस बेस, यही पूछा है ना? मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। क्वेश्चन की पूरी बात समझना है ना। लुईस बेस का मतलब क्या समझते हो? जिसके पास लोन पेयर होगा। CF4, तो जो भी बात अपन कर रहे हैं वो सेंट्रल एटम की कर रहे हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगी, फ्लोरीन के पास तो है, तो हमें कोई लेना देना, हमें किससे लेना देना है? सेंट्रल एटम से। तो CF4 के अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। SiF4, SiF4 में भी कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन जैसा ही क्या होगा? सिलिकॉन होगा। थर्ड ऑप्शन में देखते हो BF3, अरे BF3 तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। डेफिशिएंट है, इसका मतलब लोन पेयर तो किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 8 होंगे तभी तो दे पाएगा। यानी BF3 का तो बिल्कुल ही स्कोप क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक ही स्कोप बच रहा है आपके पास, कौन सा? PF3। और PF3 में आपको मालूम है स्ट्रक्चर बनाओगे PF3 का तो एक लोन पेयर मिलेगा। बोलो यस सर। बन जाएगा ना PF3 का स्ट्रक्चर? पक्का? सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा बच्चे, पिरामिडल बनेगा। और पिरामिडल बचा तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बस एक में ही लोन पेयर नजर आया, एक में लोन पेयर नजर आया तो उसी को ही क्या कर दिया? टिक कर दिया। क्लियर है? एक अच्छा, पेज नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 17। 107 क्वेश्चन नंबर 17। है NH3 से NH4 प्लस में कन्वर्जन हुआ, सो क्या क्या चेंजेस हुए? तो ये जो अपन ने जितने भी एग्जाम्पल किए ना, अच्छा ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब इस वाले मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। वो BF3 प्लस F माइनस वाला है ना, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे स्पेशली ध्यान रखना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कर सकते हैं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, डाउट नहीं है? बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, बेरिलियम में 2 वैकेंट होंगे ना। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p0, 2s2 ही होता है केवल है। हाँ 4 होता है, 2s2 2p0। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, p पूरा का पूरा वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है। तो s में एक बचा, p में एक फिल हो गया। पहले कितने थे? 3, अब कितने रह गए? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज में आता है। अब मैं यहां पर एक बात तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल ये आखिरी तक कंफ्यूजन रहता है, और आखिरी तक भी मतलब 12th भी कर लेते हैं अपन, 12th भी पास कर ली, सब पास करने के बाद नीट भी पास कर ली अगर बाय द वे, फिर भी ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें काम में लेना है, ठीक है। नीट का एग्जाम देके आ जाते हैं बच्चे, फिर भी मैसेज करके पूछते रहते हैं सर कौन सा स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। चलो इधर देखते हैं। 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है ओल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक होता है मॉडर्न स्ट्रक्चर। जो मैं लाइन बोलूंगा इसको ध्यान से सुन लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे SO3 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। SO3 का स्ट्रक्चर हम सबको बनाना आता है, आता है। कैसे बनाएंगे?
तो सबसे पहले मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा हमें बनाना आता है, हम बनाना जानते हैं, वो स्ट्रक्चर मॉडर्न स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? मॉडर्न स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम में सल्फर, कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। साइड एटम है ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सिंपल ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसने क्या बना लिया? डबल। इसने भी बना लिया डबल, इसने भी बना लिया डबल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? SO3 का। अब SO3 का ये स्ट्रक्चर बना है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मॉडर्न स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर एग्जाम में काम आएगा। इसी स्ट्रक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक बार तो नीट ने यही एज इट इज क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन भी अभी अपन देख लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, जो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आता है, हम बार बार जो स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं उसका नाम है मॉडर्न स्ट्रक्चर। और ये मॉडर्न स्ट्रक्चर ही आपको एग्जाम में याद करके जानी है, या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है? मॉडर्न स्ट्रक्चर। ये बात दिमाग में एकदम फिट कर लेना। ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, ये ओल्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आएगी। किस काम आएगी? मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन सोल्व करने के काम में, और कुछ भी काम इसका नहीं है। ठीक है, तो अरे 1 मिनट में बोल लू ना। तो ओल्ड स्ट्रक्चर हम बनाना सीख लेंगे, बनाना आ भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओल्ड स्ट्रक्चर हमें कहीं पर भी यूज में नहीं लेनी है। केवल कहां यूज में लेनी है? मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो वो 3 क्वेश्चन भी अभी अपन सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में ओल्ड स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ओल्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। SO3 है, राइट? SO3 है तो सल्फर सेंट्रल एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट? ऊपर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर सल्फर को अगर लोन पे डोनेट करना है, इसको भूल जाना, एक बार हटाओ इसको। सल्फर को अगर लोन पे डोनेट करना है तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि यहां से एक कोऑर्डिनेट इधर बना दिया, एक कोऑर्डिनेट बना दिया, एक इधर बना दिया। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पहले सल्फर को क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसी के बाद तो लोन पेयर को डोनेट करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सल्फर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें? इस ऑक्सीजन के साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग कर ले, जैसा कि यहां पे किया। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो गई, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, और साथ के साथ 2-2 लोन पेयर भी है। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो अब क्या करेगा? अगले वाले बॉन्ड ये बना लेगा, इधर की साइड कोऑर्डिनेट, और इधर की साइड भी कौन सा बना लेगा? कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोला जाएगा ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो कौन सा हुआ? ओल्ड स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? मॉडर्न स्ट्रक्चर या न्यू स्ट्रक्चर। और आपको एग्जाम में कौन सा यूज में लेना है? अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज 2 खोलना, क्वेश्चन नंबर शायद 28 के आसपास होगा, देखना। हाँ 28, ये 28 नंबर क्वेश्चन देखो। ये पहले भी कराया हुआ है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है? लोवेस्ट एनर्जी यानी मोस्ट स्टेबल, राइट? जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना? अब आप इसका आंसर क्या दोगे? 1 दोगे। और इसका आंसर सेकंड भी तो हो सकता है, क्योंकि सेकंड में आप देखो एज इट इज ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है सबको? सेकंड वाले ऑप्शन में ऊपर 2 बॉन्ड बना रखे हैं ना? इस साइड सिंगल बना रखा है, इस साइड भी क्या बना रखा है? सिंगल बॉन्ड बना रखा है। अब ऊपर बना रखे हैं डबल बॉन्ड, इस साइड बनाया है सिंगल, इस साइड बनाया है सिंगल।
और उसने पूछा है कि इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर भी देख लो आप कि यहां पर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हैं। सेकंड वाले में और 6 बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो कहां पर ज्यादा एक्सोथर्मिक है, मॉडर्न स्ट्रक्चर। और मॉडर्न स्ट्रक्चर में ज्यादा एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसी को तो यूज में लेंगे, और उसी को यूज में लेंगे तो हमें किसको यूज में लेना है, मॉडर्न स्ट्रक्चर को। तो इस बात का ध्यान रहे कि ओल्ड स्ट्रक्चर केवल किस काम आएगा, मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन सोल्व करने में, बाकी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे भी कुछ एक ओल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी बता दूंगा 3 क्वेश्चन कौन से, लिख लो ये लाइन कॉपी की छत पे। फॉर एग्जाम पर्पस यूज ओनली मॉडर्न स्ट्रक्चर। ये छोटी छोटी लाइनें लिखनी जरूरी है। अब जैसे मान लो हमें बनाना है SO4-2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद में ओल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हमें बनाना आता है, बोलो यस सर। सेंट्रल एटम सल्फर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ओल्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फर है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन माइनस माइनस, सब प्रोसीजर सेम फॉलो होगा। ठीक है, बराबर इसके इलेक्ट्रॉन बना दो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करना। और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो O- के बारे में आपको मालूम है, सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। और ये वाला भी क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो बाकी के बचे हुए क्या बना दो, कोऑर्डिनेट। इधर भी क्या बना दो, कोऑर्डिनेट। सिंपल, बाकी काम में नहीं आएगा, काम में नहीं लेना। अब कौन से 2 क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको झलक दिखा देता हूं। देखना एक बार, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 84। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, HH लगा दो भैया, क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 ही नजर आ रहे हैं। अरे हाँ या ना। और इसी के आगे 85 नंबर वाला कितना अंदर आएगा, 2 ही आएगा। तो बस ये 2-3 क्वेश्चन है, एक इसके जस्ट ऊपर वाला है 83 नंबर वाला, ये कुछ खास नहीं है, रहने दो, मत देखो उसको। उसका तो ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कुछ भी यूज नहीं आएगी, केवल थोड़ा सा आइडिया रखना है। यहां तक लिख लो, बाकी फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे।